तीन तिलंगे। 1925 के अप्रैल मास के एक दिन की बात है। उस दिन सोमवार था। फ्रांस के एक नगर में उस दिन बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। चारों तरफ लोग दौड़ भाग रहे थे। बच्चे बूढ़े सभी एक सराय की ओर भागे जा रहे थे। किसी को पता नहीं था कि आखिर क्या बात है। देखते ही देखते सराय के आगे लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग एक नौजवान की ओर देख रहे थे। उस नौजवान की उम्र 18-19 साल की थी। वह रेशमी कपड़े पहने था और कमर में एक लंबी तलवार बांधे था। पास ही उसका घोड़ा खड़ा था, जो देखने में बिल्कुल बूढ़ा और मरियल मासूम हो रहा था। लोग इस विचित्र सरदार को आश्चर्य से देख रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। यह नौजवान एक छोटा तीसमार खां था। अगर आपने तीसमार खां या डॉन क्वाक्सोट की कहानी पढ़ी है तो आसानी से समझ लेंगे कि इस विचित्र सरदार व इसके घोड़े को देखने के लिए नगर के इतने लोग क्यों उमड़ पड़े थे। यह नन्हा तीसमार खां संसार में बहुत बहादुरी के काम करने के लिए घर से निकला था। उस समय पिता ने इसे अपना सबसे प्यारा घोड़ा दिया और अपने कुछ सीख भी दी। पिता ने इससे कहा था, बेटा तुम परदेश जा रहे हो, इसलिए मेरी 2-4 बातें याद रखना। मैं तुम्हें अपना यह घोड़ा दे रहा हूँ। यह तुम्हारे इसी तरह घर में जन्मा था और अब तक 12-13 साल का हो चुका है। अच्छा सुनो, पहली बात तो यह कि अगर तुम कभी सौभाग्य से सम्राट के दरबार में पहुंच सको तो तुम अपने ख़ानदान के ऊंचे नाम को ना भूलना। अपने ख़ानदान की इज्जत अब तुम्हारे ही हाथ में है। इतना याद रखना कि तुम्हें सम्राट के अलावा और किसी के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। लो, यह 15 क्राउन अपने पास रख लो। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी माँ ने एक खाना बदोश औरत से एक मरहम बनाना सीखा था। तुम भी इसे बनाने का हुनर सीख लो। इसे किसी घाव पर लगने से थोड़े ही समय में घाव ठीक हो जाता है। इसके अलावा तुम पेरिस में एक पुराने सरदार से ज़रूर मिलना। तुम्हारे लिए उसका जीवन आदर्श है। उनका नाम है मस्यो त्रिवेल। हम दोनों में बड़ी दोस्ती थी। आजकल वे सम्राट के अंगरक्षकों के सेनापति हैं। उन्हें 10,000 क्राउन महीना वेतन मिलता है, लेकिन एक दिन वे तुम्हारे जैसे ही साधारण आदमी थे। मैं उनके नाम तुम्हें एक चिट्ठी लिख देता हूँ। इस तरह सीख देकर पिता ने उसको आशीर्वाद दिया और घर से विदा किया। इस नौजवान का नाम दारता था। सराय के पास इकट्ठी भीड़ की परवाह न करके दारता ने देखा कि सराय की खिड़की में एक लंबा तगड़ा आदमी बैठा था और उसकी ओर इशारे करके अपने पास बैठे 2 आदमियों से कुछ कह रहा था। दारता ने सुना कि असल में वे लोग उसके घोड़े के बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। दारता को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि देहात का रहने वाला हूँ, इसलिए ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। यह सब सहन नहीं करना चाहिए। वह गुस्से में कांपते हुए बोला, क्यों साहब, आप खिड़की में बैठकर अपने को क्या समझ रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा कि आप मुझे देखकर आखिर हंस क्यों रहे हैं। उसकी बात सुनकर पहले तो सब लोग चौंके, लेकिन फिर ठट्ठा मार कर हंस पड़े। इससे दारता को और भी बुरा लगा और उसके हाथ तलवार की मूठ पर पहुँच गया। यह देखकर उस लंबे चौड़े आदमी ने, जो शायद किसी फौजी सरदार था, उसके घोड़े की ओर उंगली उठाते हुए कहा, यह तुम्हारा घोड़ा अब बुढ़ौती के मारे खच्चर हो गया है। इस मरियल घोड़े को देखकर हम लोग हंस रहे थे। दारता ने कड़क कर कहा, घोड़ा देखकर तुम लोग भले ही हंस लो, लेकिन घुड़सवार को देखकर तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। अच्छा यह बात है। यह कहकर सरदार नीचे उतर आया और दारता को घूरते हुए बोला, जाओ, अभी तुम बच्चे हो। और वह घूमकर दूसरी ओर जाने लगा। इतने में ही दारता ने तलवार खींच ली और गरज कर बोला, पीठ फेर कर कहाँ जा रहे हो? मैं किसी की पीठ पर वार नहीं करता। कैसा वार? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? सरदार ने पलट कर कहा। छोकरे, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? लेकिन तब तक दारता ने उछलकर उस पर वार भी कर दिया। अगर सरदार समय रहते ही अलग ना हट गया होता तो उसके सिर जमीन पर आ गिरा होता। अब उसकी समझ में आया कि लड़का मजाक नहीं कर रहा है। देखते देखते सरदार के दूसरे साथी भी तलवारें लेकर दारता पर टूट पड़े, लेकिन दारता बिल्कुल नहीं घबराया। वह उनका मुकाबला करने लगा। सरदार ने अपने साथियों से कहा, इसको मारने की ज़रूरत नहीं, इसकी तलवार छीन लो और इसके मरियल घोड़े पर बैठाकर शहर के बाहर निकाल दो। दारता ने तलवार चलाते चलाते जवाब दिया, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। शहर को तो मैं छोड़ ही दूंगा, लेकिन तुम्हारा सिर काट कर छोड़ूंगा। यह सुनकर सरदार ने मन ही मन कहा, ऐसा शानदार लड़का तो बहुत दिन बाद देखने में आया। तब तक एक आदमी की तलवार से दारता लड़खड़ा गया और ज़मीन पर गिर गया। अब यहाँ वहाँ
अब तक वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। सरदार के कहने पर सराय के मालिक ने दारता को उठाकर अंदर के कमरे में पहुँचाया। कमरे में ले जाकर उसके मुँह पर पानी के छींटे देने लगे। कुछ देर बाद सराय वाले ने आकर सरदार से कहा, हुजूर, वो लड़का बेहोश हो गया है। लेकिन बेहोश होने के पहले वो बहुत चीखता चिल्लाता रहा। वह बार बार अपने कुर्ते की जेब पर हाथ रखकर कहता था, मस्यो त्रिवेल को यह जब मालूम होगा तो वो इन लोगों को मजा चखाएंगे। मैं उनके काम से जा रहा था और वह और न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। यह सुनकर सरदार चौंक पड़ा और बोला, क्या कहा? मत्स्यो त्रिवेल? मालूम होता है उसकी जेब में कोई गुप्त चिट्ठी है। सराय वाला बोला, जी हाँ, जब वह बेहोश हो गया तो मैंने यह कागज़ आपको दिखाने के लिए निकाल लिया था। लीजिए, यह रही चिट्ठी। यह कहकर उसने चुराई हुई चिट्ठी सरदार को दे दी। सरदार ने चिट्ठी देखकर कहा, ठीक है, लगता है त्रिवेल ने मुझे मारने के लिए ही इस लड़के को यहाँ भेजा था। लेकिन हो सकता है ऐसी बात भी हो और यह अपने किसी काम से जा रहा हो। अच्छा, मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं ज़रा उस अंग्रेज़ लेडी से मिलकर अभी आता हूँ। उधर दारता की बेहोशी अब तक दूर हो गई थी। अचानक उसने सुना कि पास के कमरे में किसी के बातचीत करने की आवाज़ आ रही है। उत्सुकतावश वह कान लगाकर सुनने लगा। उसने सुना कि वहाँ सरदार किसी स्त्री से कह रहा था, अब तुम इंग्लैंड चली जाओ और अगर ड्यूक लंदन से चले गए हों तो तुम इसकी खबर मुझे दे देना। यह संदूक अपने पास रख लो, इसमें एक कागज़ है जिसमें आगे के लिए सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस संदूक को तुम इंग्लैंड पहुँच कर ही खोलना, फ्रांस में इसे मत खोलना। फिर दारता ने देखा कि अचानक वह सरदार अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग निकला और उस स्त्री की गाड़ी दूसरी दिशा में चल दी। दारता का मन हुआ कि वह सरदार का पीछा करे, लेकिन अभी तक उसके घाव अच्छे नहीं हुए थे और उसका घोड़ा भी इस हालत में नहीं था कि सरदार का पीछा कर सके। वह रात उसने वहीं बिताई। उसके पिता ने उसे जो मरहम दिया था उससे 2 दिन में उसे अपने घाव ठीक कर लिए। फिर वह पेरिस जाने की तैयारी करने लगा। अचानक दारता को अपनी चिट्ठी की याद आई, लेकिन चिट्ठी जेब से गायब थी। वह तुरंत अपनी तलवार निकालकर सराय वाले के पास पहुंचा और उसने चिट्ठी मांगने लगा। पहले तो सराय वाले ने आनाकानी की, लेकिन जब दारता ने अपनी तलवार उसकी छाती पर टिका दी तो वह कांपता हुआ बोला, हुजूर माफ़ करें, आपकी चिट्ठी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। 2 दिन पहले जिस सरदार से आपकी लड़ाई हुई थी वही उसे ले गया है। मेरे नौकर ने उसे आपकी जेब से चिट्ठी निकालते हुए देखा था। दारता ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, उसे इसकी सज़ा मिलेगी। पेरिस पहुंचकर मैं मस्यो त्रिवेल को सारा किस्सा बताऊंगा और वे तुम लोगों की खबर लेंगे। इसके बाद दारता अपना सामान बांधकर और घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़ा। पेरिस पहुंचकर उसने पहला काम तो यह किया कि अपने मारियल घोड़े को सिर्फ 3 क्राउन में बेच दिया। फिर वह पैदल ही फ्रांस की राजधानी में दाखिल हुआ। शहर में पहुंचकर उसने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। दूसरे दिन वह अच्छे कपड़े पहनकर और कमरे में तलवार लटकाकर मस्यो त्रिवेल से मिलने के लिए चल पड़ा। जब दारता ने मस्यो त्रिवेल की बैठक में प्रवेश किया तो उसने मुस्कुराकर दारता का स्वागत किया। दारता ने ज़मीन छूकर उन्हें प्रणाम किया। मस्यो त्रिवेल ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और इशारे से बैठने को कहा। फिर उसने अपने सिपाहियों की आवाज़ दी, एथोस, पार्थस, आरामीस, ज़रा यहाँ आओ। उनकी आवाज़ सुनते ही 2 सैनिक वहाँ आ पहुँचे। दारता इन दोनों को पहचान गया, क्योंकि मकान के बाहर इन दोनों को देख चुका था। उसके आने पर मस्यो त्रिवेल ने कहा, क्या तुम लोगों को मालूम है कि कल शाम को सम्राट ने मुझे क्या हुक्म दिया है? उसने कहा कि अगर मुझे अपने तिलंगों की पलटन में किसी नए सिपाही को भर्ती करना हो तो मैं उसे कार्डिनल की टुकड़ी में ही लूँगा। कुछ समझे तुम लोग? यह सुनकर उन दोनों सिपाहियों के चेहरे गुस्से में तमतमा गए। दारता को लगा कि उसे इस समय यहाँ नहीं खड़ा रहना चाहिए और इन लोगों को बातचीत करने देना चाहिए, लेकिन मस्यो त्रिवेल को जैसे ही उसकी उपस्थिति पर कोई ऐतराज़ नहीं था। वे कह रहे थे, सम्राट का कहना ठीक है। जिन शाही सिपाहियों पर मुझे गर्व है उन लोगों ने आज मुझे कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं रखा। मेरी तिलंगा पलटन आज बदनाम हो गई है। कार्डिनल ने सम्राट को बताया है कि उसके बहादुर सिपाहियों ने तुम लोगों के कई साथियों को कल एक शराब खाने में दंगा फसाद के अपराध में गिरफ्तार किया है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि कार्डिनल ने तुम दोनों का और एथोस का भी नाम लिया है। एथोस कहाँ है? मैंने तुम तीनों को यहाँ बुलाया था, लेकिन एथोस नहीं आया। आरामीस ने सर झुकाकर कहा, जी एथोस बीमार पड़ गया है। मस्यो त्रिवेल नाराज़ होकर बोले, बीमार हो गया है? देखो, यह सब बेकार की बात है। कार्डिनल के सिपाहियों ने हाथ मार खा लेना अच्छा मालूम नहीं होता। उन लोगों ने तुम्हारे सिपाहियों को पकड़ लिया और तुम लोग पीठ फेर कर भाग निकले। छी छी, यह तो बहुत बुरी बात है। दीवान के सिपाहियों ने सम्राट के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। वे लोग 2 आदमी थे और तुम भी 2 थे,
लेकिन तुमसे कुछ नहीं बना। मन होता है कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूं और तुम लोगों का सरदार न रहूं। यह सुनकर पार्थस बोला, हुजूर आपका कहना सही है। यह ठीक है कि वे भी दो थे और हम भी दो थे, लेकिन जिस तरह उन लोगों ने हमें गिरफ्तार किया था उसमें उनकी बहादुरी नहीं है। उन्होंने चोरों की तरह हम पर हमला किया था। हम अपनी तलवार तक निकालने का मौका नहीं मिला। फिर भी एथोस ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह जख्मी हो गया। आपको किसी ने झूठ मूठ की ही बता दिया है कि हम लोगों ने उनके हमले का कोई जवाब नहीं दिया। सच्चाई तो यह है कि जब वे ज़बरदस्ती पकड़कर हमें ले जाने लगे तो हमने रास्ते में एथोस को छुड़ा लिया और फिर हम लोग भाग निकले। फिर अरामीस ने कहा, और अब आपने यह भी सुना होगा कि मैंने खाली हाथों ही उनमें से एक आदमी को ज़मीन पर दे मारा और उसकी तलवार छीनकर उसको ठंडा कर दिया। मस्यो त्रिवेल ने आश्चर्य से बोला, अच्छा यह बात है, मुझे तो किसी ने यह बताया ही नहीं। लगता है कार्डिनल ने सारा किस्सा बढ़ा चढ़ाकर सम्राट को सुनाया है। इतने में अचानक पास का पर्दा उठा और तलवार से सहारे चलते हुए एथोस वहां आ पहुंचा। उसे गहरा घाव लगा था और बहुत खून बह रहा था, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो गया था। उसे देखकर सभी लोग चौंक पड़े। मस्यो त्रिवेल आश्चर्य से बोले, एथोस तुम? एथोस ने गंभीर स्वर में कहा, जी हाँ, आपने मुझे बुलाया था ना। मुझे कुछ देरी हो गई, कहिए क्या हुक्म है। मस्यो त्रिवेल ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अभी तुम्हारे साथियों से कह रहा था, सम्राट की तिलंगा पलटन के जवान रास्ते में मारपीट करने के लिए हैं। हम सम्राट के अंगरक्षक हैं। लेकिन एथोस की कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। वह अधिक देर खड़ा नहीं रह सका। उसके पांव लड़खड़ाने लगे और देखते देखते वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मस्यो त्रिवेल यह देखकर घबरा उठे और चिल्लाकर बोले, हाय यह क्या! जल्दी करो, किसी हकीम को बुलाओ। देखते देखते उस कमरे में कई सिपाही आ पहुँचे और एथोस को संभालने लगे। हकीम पास ही रहता था। अरामिस और पार्थस ने बेहोश एथोस को उठाकर उसके पास के कमरे में लिटा दिया। वहाँ हकीम उसका इलाज करने लगा। इधर मस्यो त्रिवेल ने सब सिपाहियों को वहाँ से चले जाने को कहा। जब कमरा खाली हो गया तो उसने दार्ता को अपने पास बुलाया और सारा किस्सा पूछने के बाद कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे मित्र के लड़के हो। तुम तो मेरे लिए अपने बेटे के समान हो। अच्छा कहो, तुम्हें क्या चाहिए या क्या कहना है? दार्ता बोला, यहाँ आने से पहले मेरी एकमात्र इच्छा थी कि मैं अपने साथी सिपाहियों में भर्ती हो जाऊं और एक शाही तिलंगे के रूप में काम करूं। लेकिन यहाँ आकर जो मैंने कुछ अपनी आंखों से देखा, उसे लगता है कि मैं शाही सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मस्यो त्रिवेल ने कहा, यह तो ठीक है कि सम्राट शाही सेना में फ्रांस के चुने हुए बहादुरों को जगह दी जाती है। हर किसी को उसमें भर्ती नहीं किया जाता और भर्ती सम्राट की आज्ञा से ही होती है। इसके लिए यह जरूरी है कि पहले कोई सम्राट को अपनी बहादुरी का सबूत दे और फिर 2 साल तक किसी सेना में भर्ती होकर लड़ाई में अपनी बहादुरी दिखाए। इसके बाद ही उसे शाही सेना में तिलंगा पलटन की जगह मिल सकती है। फिर कुछ देर सोचकर वे बोले, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, परंतु सबसे पहले मैं तुम्हें फ़ौजी तालीम लेनी पड़ेगी। उसमें भी सबको नहीं लिया जाता। बड़े बड़े अमीरों के लड़के उसमें भर्ती होने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सैनिक विद्यालय में भर्ती करा दूंगा। यह सुनकर दार्ता का चेहरा उतर आया। उसे लगा कि जिस काम के लिए वह घर से निकला है वह पूरा नहीं हो सकता। वह उदास स्वर में बोला, क्या करूं महाशय, अब मुझे मालूम हुआ कि उस चिट्ठी को खोकर मैंने कितनी नुकसान किया है। अगर वह चोरी ना चली गई होती तो शायद आज मुझे इस तरह आपके यहाँ से खाली हाथ ना लौटना पड़ता। मस्यो त्रिवेल ने आश्चर्य से पूछा, कैसी चिट्ठी? और तुम कहते हो कि वह चोरी हो गई? भला इतनी हिम्मत किस में है कि मेरे नाम लिखी गई चिट्ठी को कोई चुरा ले जाए? इस पर दार्ता ने सराय वाली घटना बता दी। उसकी बात सुनकर मस्यो त्रिवेल ने कहा, अच्छा यह बताओ, जिस सरदार के बारे में तुम कह रहे हो उसके दाहिने गाल पर कोई घाव का निशान तो नहीं था? दार्ता याद करके बोला, जी हाँ, आपने उसकी ठीक पहचान लिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके गाल पर घाव का निशान बना था। अगर एक बार भी वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे अच्छी तरह मजा चखा सकता हूँ। फिर दार्ता ने उन्हें बताया कि किस तरह उस सरदार से उसकी लड़ाई हुई थी। उसने यह भी बताया कि उस सरदार ने एक स्त्री को एक संदूक दिया था और कहा था कि इसमें एक ज़रूरी कागज़ है और इंग्लैंड पहुँचने से पहले संदूक को ना खोला जाए। फिर उसने कहा, अगर आप मुझे शाही पलटन में भर्ती नहीं करा सकते तो मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे उस सरदार का नाम और पता बता दीजिए। मैं उसे अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। यह सुनकर मस्यो त्रिवेल कुछ गंभीर हो गए और बोले, सुनो दार्ता, अभी जो कुछ तुमने मुझसे कहा उसे तुम किसी दूसरे आदमी के सामने मत कहना। यह मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। अगर उस सरदार से रास्ते में कभी भी तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो चुपचाप मुँह फेर कर निकल जाना, उससे झगड़ा मोल मत लेना। कुछ देर सोचकर मस्यो त्रिवेल ने आगे कहा, अच्छा अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ जो तुम्हारे काम आएगी। यह कहकर उन्होंने एक प्रमाण पत्र लिखा और उस पर अपनी मोहर लगा दी। दार्ता जैसे ही चिट्ठी लेकर बाहर जाने लगा, अचानक खिड़की के बाहर उसे नजर गई और वह उत्तेजित होकर बोला, लो मिल गया। वह रहा शैतान, देखता हूँ अब वह किस तरह बच कर जाता है। यह कहकर वह तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। मस्यो त्रिवेल ने उसे रोकने की कोशिश की और पूछा,
कौन है, किसे देखा तुमने? दारता बाहर निकलकर बोला, वह आदमी है वही जो मेरी चिट्ठी चुरा कर ले गया है। बाहर निकलते निकलते दारता सीढ़ी पर एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही लड़खड़ा कर नीचे गिरा। दारता बोला, माफ़ करना भाई, मैं बहुत जल्दी में था। लेकिन इतने में ही उस सिपाही ने उछलकर उसके कुर्ते का गला पकड़ लिया। दारता ने देखा कि यह वही एथोस नाम का एक सिपाही था जिसे अभी कुछ देर पहले त्रिवेल बेहोश हो जाने पर एक कमरे में हकीम के पास सुला लाए थे। एथोस ने उसे डांट कर कहा, लड़के, मालूम होता है तेरा दिमाग कुछ फिर गया है। इस तरह किसी का धक्का मारकर तुम आसानी से बच निकलना चाहते हो। लगता है तुम्हें कुछ तमीज़ सिखानी पड़ेगी। अगर मुझे जल्दी ना होती तो मैं देखता कि कौन मुझे तमीज़ सिखा सकता है। दारता ने क्रोध से कांपते हुए कहा। एथोस बोला, ठीक है, तुम अपना काम पूरा कर लो। अगर हिम्मत हो तो पादरियों के मठ के पास वाले मैदान में मुझसे मिलना। मैं 12 बजे तक तुम्हारी राह देखूँगा। ठीक है, मैं तुमसे निपट लूँगा। मैं कोई कायर आदमी नहीं हूँ। यह कहते हुए दारता बाहर दरवाजे पर पहुँचा। दरवाजे पर पार्थस खड़ा चौकीदार से बातें कर रहा था। वे दोनों इस तरह खड़े थे कि उन दोनों के बीच में एक आदमी आसानी से निकल सकता था। दारता ने उनके बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार की मोट में अटक कर पार्थस का कुर्ता फट गया। पार्थस नाराज होकर बोला, बेवकूफ़ कहीं के, क्या अंधे हो गए हो? देखकर नहीं चल सकते? दारता बोला, असल में ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे एक आदमी को पकड़ना है, वरना मेरी आंखें तुमसे ज़्यादा अच्छी हैं। पार्थस गुस्से में कांपता हुआ बोला, क्या बक रहा है लड़के? जानता नहीं है तो किस से बात कर रहा है? लगता है तुझे सिखाना पड़ेगा कि शाही तिलंगे से किस तरह बात करनी चाहिए। रहने दो, तुम मुझे क्या सिखाओगे? लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो कुछ देर बाद मैं तुमसे निपट सकता हूँ। दारता ने अकड़ कर कहा, अच्छा ऐसा, तो फिर तुम मुझसे शाही बाग के सामने 1 बजे मिलना। ठीक है, मैं मिल लूँगा। कहते हुए दारता बाहर सड़क पर निकल आया और उसी तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ उसने अपने दुश्मन को जाते हुए देखा था। लेकिन उससे देरी हो गई थी। वह आदमी वहाँ से जा चुका था। लेकिन दारता ने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अपने दुश्मन से बदला लेने का मौका चूक जाने पर दारता को अपने पे बहुत अफसोस हुआ। कुछ दूर आगे चलने पर उसने देखा कि अरामीस नाम का एक दूसरा सिपाही, जिसे उसने मस्यो त्रिवेल की बैठक में देखा था, एक जगह खड़ा कुछ सिपाहियों से बातें कर रहा था। अरामीस भी फ़ौरन उसे पहचान गया। वह उससे कुछ नाराज़ था। उसे याद आया कि मस्यो त्रिवेल उसे डांट रहे थे, तब यह लड़का भी वहाँ मौजूद था। लेकिन दारता के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। उल्टे वह अरामीस से अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता था। उसने देखा कि अरामीस की जेब से एक रुमाल सड़क पर गिर गया है। जान पहचान बढ़ाने का मौका देखकर दारता ने वह रुमाल उठा लिया और अरामीस को देते हुए कहा, लीजिए, यह आपका रुमाल नीचे गिर पड़ा था। लेकिन अरामीस ने उसकी तरफ इस तरह घूर कर देखा जैसे उसने कोई अपराध किया हो। सचमुच अनजाने में दारता से अपराध हो गया था। बात यह थी कि अरामीस ने मजाक मजाक में अपने पास खड़े एक सिपाही की जेब से रुमाल निकाल लिया था। वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुमाल ज़मीन पर गिर पड़ा था। अब उसकी चाल खुल गई थी। अब उसके साथी उसकी हंसी उड़ाते हुए वहाँ से चले गए तो उसने दारता से कहा, क्यों लड़ाके, तुमको रुमाल छीनने के लिए किसने कहा था? जानते हो तुमने क्या कर डाला? दारता ने आश्चर्य से कहा, आप इस तरह बिगड़ क्यों रहे हैं? क्या हो गया? यह समझने के लिए अक्ल तुम्हारे जैसे देहाती गंवार में कहाँ हो सकती है? दारता को और भी बुरा लगा। अब वह बोला, तुम इस तरह गाली क्यों बक रहे हो? आखिर अपने को तुम समझते क्या हो? रमेश बोला, मैं जो भी कुछ अपने को समझता हूँ, अगर वह जानना है तो तुम दोपहर में 2 बजे मस्जिद त्रिवेल की कोठी के सामने मिलना, वहीं मैं तुम्हें बताऊँगा। ठीक है, मैं तुमसे निपट लूँगा, दारता ने अकड़ कर कहा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए।